क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द इक्वेशन। ठीक है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन में नजर आ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस दैट आर रिप्रेजेंटेड ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। तो कोऑर्डिनेट प्लेन कह लें इसको या एक्स वाई प्लेन कह लें। ठीक है, उस पर एक लाइन आपके पास ग्राफिकली ड्रॉ है और हमें इसकी इक्वेशन बतानी है। तो यहाँ हमारे पास जो है एक फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूला से पहले एक कॉन्सेप्ट आप समझिए कि ये लाइन जो है वो एक्स और वाई एक्सिस पर जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, जैसे ये एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करती है तो इसे कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपके पास कि ये यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट है और जहाँ ये वाई पे इंटरसेक्ट करती है उसे कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। अब यानी दोनों इंटरसेप्ट आपके पास गिवन है। एक्स इंटरसेप्ट को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जो वाई इंटरसेप्ट है उसको बी और सी दो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं जिनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गिवन है अकॉर्डिंग टू जो फिगर है उसके मुताबिक हमें एक्स इंटरसेप्ट पता है, यानी एक्स इंटरसेप्ट जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू है -5। और दूसरा हमें वाई इंटरसेप्ट पता है कि ये वाई पर 5 पर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है 5। तो जब दो इंटरसेप्ट आपको पता है तो इसका मतलब है कि हमें 2 इंटरसेप्ट्स पता है। यही नाम फार्मूले का आपको याद रखना है, यानी इसे हम कहते हैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी ये फॉर्मूला कह लें या इसको फॉर्म कह लें। इस फॉर्मेट से हम इक्वेशन जनरेट करेंगे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसके लिए डबल इंटरसेप्ट का वर्ड भी यूज किया जाता है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि आपको दोनों इंटरसेप्ट पता हैं। तो कोई भी वर्ड यूज कर लें, दोनों इंटरसेप्ट्स आपको क्लियर हों तो फिर हमारे पास जो फॉर्मूला या फॉर्मेट इसका यूज होता है वो है x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मेट है। इसमें हम अपने इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज को पुट करके अपनी इक्वेशन जो है वो जनरेट कर लेंगे। तो अब हम देखें, इसको अगर सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर -5 प्लस और y की वैल्यू हमारे पास है +5 इक्वल टू 1। तो ये माइनस साइन को हम न्यूमिनेटर के साथ भी लिख सकते हैं, तो यानी -x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इक्वल टू 1। अब आपके पास इसका एलसीएम लिया जा सकता है। ठीक है, तो एलसीएम लेकर हमारे पास आ जाएगी ये टर्म -x प्लस y इक्वल टू 1। 5 1 ज़ा 5, तो ये हमारी इक्वेशन जनरेट हो गई -x प्लस y इक्वल टू 5 1 ज़ा 5। अब इसको यहीं आप आंसर रख दें या इसको और करके हम इस तरह भी लिखते हैं कि y को हम एक तरफ आइसोलेट कर लेते हैं और बाकी टर्म्स को हम एक और तो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो यानी -x शिफ्ट होगा तो +x प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई जो अकॉर्डिंग टू फिगर x और y इंटरसेप्ट बना रही थी। ठीक है, अच्छा सिमिलरली देखिए, अब इसका जो पार्ट बी है वहां पर हमारे पास अगेन एक लाइन है और उसके एक्स और वाई प्लेन पर वो इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये वाई एक्सिस है। अब आपको यहाँ से गिवन में क्या दिया जा रहा है, ए की वैल्यू यानी एक्स इंटरसेप्ट क्या है 2 और वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है 6। तो बाय यूजिंग, अभी हमने फार्मूला रीड किया कि बाय यूजिंग 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसको आप किसी एक नाम से जहन में रखिएगा, 2 इंटरसेप्ट या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म से हमें x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1। यहाँ हम वैल्यूज को पुट करते हैं, x ओवर a है हमारे पास 2 और y ओवर b है हमारे पास 6 इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 6, तो 2 3 ज़ा 6, तो इंटू 3x और यहाँ y
इक्वल टू 1। अब आप 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास 3x प्लस वाई और 6 1 ज़ा 6। आप इक्वेशन यहाँ पर भी रोक सकते हैं, ठीक है, ये भी आपके पास इक्वेशन है। आप इसको जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम अगर y को आइसोलेट करना चाहें तो हम y इक्वल टू -3x प्लस 6 इस फॉर्मेट पे भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट सी है। अगेन हमारे पास इंटरसेप्ट्स मौजूद हैं, एक लाइन है जो x और y इंटरसेप्ट बना रही है। तो x इंटरसेप्ट हमारे पास है -4 यानी a इक्वल टू -4 और जो y इंटरसेप्ट है वो है b इक्वल टू -3। तो दोनों इंटरसेप्ट जब हमें पता है तो हम यूज करेंगे बाय यूजिंग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इस फॉर्मेट में हमारे पास क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अच्छा, x ओवर ए हमारे पास है -4 प्लस y अपॉन बी है -3 इक्वल टू 1। देखिए डिनोमिनेटर के साइन जो होते हैं माइनस के, इनको न्यूमिनेटर के साथ शिफ्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा -x अपॉन 4 प्लस माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 1। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। 4 इंटू 3 12 हो गया, 3 इंटू -x तो -3x और 4 इंटू -y -4y इक्वल टू 1। अब -3x -4y और 12 1 ज़ा 12, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम इसको अगर अरेंज करना चाहें तो हम इसको अरेंज भी करके लिख सकते हैं। अच्छा, अरेंज करने के लिए इसका मैं आपको पैटर्न वही बता रहा हूँ बार बार कि हम इसको y को आइसोलेट करते हैं, एक तरफ y लेफ्ट हैंड साइड पर, बाकी टर्म्स को हम शिफ्ट कर देते हैं +3x और +12। अच्छा, इसमें जैसे y का जो कोफिशिएंट है -4, हमें ये कोफिशिएंट भी ख़त्म करना चाहिए। फिर जब हम इसको y के उसमें लिखते हैं कि जी y इक्वल टू समथिंग होना चाहिए, y एज सब्जेक्ट हो, तो फिर आप इस तरह कीजिए कि y के कोफिशिएंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, 3x + 12 डिवाइडेड बाय -4। और अब इसको इस तरह लिखने का पैटर्न ये है कि ये इसको हम इस तरह लिखेंगे 3x डिवाइडेड बाय -4 और 12 डिवाइडेड बाय -4। हमने एलसीएम को ब्रेक कर दिया। तो अब ये हमारे पास -3 अपॉन 4x और ये 4 3 ज़ा 12 और माइनस प्लस माइनस, ये हमारा आंसर बन जाता है। अब इस तरह लिखने की वजह क्या है ये मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो होती है उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की जर्नल फॉर्म, जैसे आपने क्वाड्रेटिक की जर्नल फॉर्म पढ़ी होगी, ठीक है। तो अब स्ट्रेट लाइन की जो जर्नल फॉर्म है उसको लिखा जाता है y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। ये c की जगह आप b भी यूज कर सकते हैं। c और b दोनों जो है वो सेम मीनिंग में यूज होता है। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं y इक्वल टू mx प्लस b, ठीक है। ये इसके फॉर्मेट्स हैं जिसमें m जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है कि लाइन का स्लोप क्या है, और b ये शो करता है कि उसका y इंटरसेप्ट क्या है। तो इसलिए हम इसको इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशंस हैं उसे इस फॉर्मेट पे लाने की कोशिश करते हैं कि y जो है वो हमारा एक तरफ हो और x और कांस्टेंट की टर्म जो है वो एक तरफ हो जाए। अब देखें, अगर मैं आपसे यहाँ एमसीक्यू में पूछ लूँ कि यहाँ स्लोप क्या है, तो आप इजीली इसको बता सकते हैं कि हमारे पास ये जो x के साथ कोफिशिएंट है ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। यानी -3/4 जो है वो इस लाइन का स्लोप है, और जो -3 है ये इसका y इंटरसेप्ट है। और अगर मैं आपको लाइन सिंपल एक लाइन दूं जिसको अरेंज करना पड़े तो उसको आप इसी पैटर्न पर अरेंज करके स्लोप और y इंटरसेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये रीजन है उसको इस तरह लिखने की। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ईच केस
फाइंड द स्लोप, ठीक है, हमें स्लोप फाइंड आउट करना है। और अब मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि स्लोप को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, बाय डेफिनेशन स्लोप का मतलब क्या होता है कि लाइन जो है उसमें चेंज इन वाई एक्सिस, यानी जो स्लोप का फॉर्मूला है, बेसिकली हमने इससे पहले भी चैप्टर्स में उसको रीड किया है कि स्लोप होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन वाई एक्सिस वैल्यू डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस वैल्यू। तो इससे हमें स्लोप मिलता है। स्लोप एक्सप्लेन क्या करता है कि लाइन जो है वो कितनी स्टीप, यानी कि वो एकदम यानी ऊपर कितना जा सकती है, यानी इंक्रीज कितना कर सकती है और डिक्रीज कितना कर सकती है, ठीक है। तो स्लोप को हम डिफाइन करते हैं स्टीपनेस से, कि कोई भी कर्व हो उस पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि कर्व कितना स्टीप होता है, कितना इंक्रीज करता है या कितना डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो ये स्लोप इंडिकेटर होता है कि हमारे स्लोप की मतलब जो लाइन या कर्व बन रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो यहां हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है, लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है। तो यहां हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में हम एक छोटा सा फॉर्मूला है इसका। देखिए, फर्स्ट पॉइंट को आप x1 और y1 कंसीडर करेंगे, सेकंड पॉइंट को आप x2 और y2 कंसीडर करेंगे। स्लोप के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, m से रिप्रेजेंट किया जाता है स्लोप को, और फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। बस ये फार्मूला यूज कीजिए, इससे आपको स्लोप मिल जाएगा। जैसे y2 यानी 6 माइनस y1 यानी 4, x2 यानी 3 हो गया और x1 है -5, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज पुट हो गई। 6 माइनस 4 है 2 और 3 प्लस 5 हो जाएगा 8, और आफ्टर कैंसिलेशन 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 1/4। तो यहाँ हमारे पास जो रिक्वायर्ड स्लोप आ गया m, वो आ गया 1/4। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट बी में एक लाइन गिवन है और हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो यहाँ हम 2 मेथड यूज कर सकते हैं। एक मेथड तो हमारे पास बाय फार्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों मेथड में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक हमारे पास फार्मूला है, अगर इक्वेशन गिवन है, देखें यहाँ ये इक्वेशन गिवन है आपके पास, तो हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये इसका फार्मूला है किसी भी इक्वेशन का स्लोप निकालना हो। और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो -a/b। तो यहाँ हमारे पास स्लोप बन जाता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है 4 और कोफिशिएंट ऑफ y है 7, तो -4/7 से हम स्लोप निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अभी मैंने आपको इससे प्रीवियस में एक कॉन्सेप्ट बताया था कि स्ट्रेट लाइन की जर्नल फॉर्म क्या है। तो y को आइसोलेट कर लें, यानी 7y और -4x + 1। फिर ये y का जो कोफिशिएंट है इसको डिवाइड में शिफ्ट कर दें, तो -4x + 1 डिवाइडेड बाय 7। और अब हम इसको लिख सकते हैं -4/7x + 1/7। जो जर्नल फॉर्म है हमारे पास वो क्या है, y = mx + b या c, कुछ भी यूज कर लें। तो यहाँ देखिए स्लोप आपका आ गया अगेन m = -4/7। तो आप इन दोनों मेथड को जहन में रखें, दोनों मेथड यूज होते हैं, काम में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट सी है पैरेलल टू, यानी कोई एक और लाइन है जो हमारी गिवन लाइन के पैरेलल है, ठीक है। यानी इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये एक लाइन है जो हमें गिवन है 2y - 4x = 7। इसी के पैरेलल एक और लाइन है, यानी ये L1 लाइन है गिवन और ये L2 लाइन इसके पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो मुझे इसका स्लोप बताना है m2 क्या होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप इस तरह अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए कि गिवन लाइन जो आपके पास है, गिवन लाइन L1,
पहले उसको अरेंज करते हैं हम, ठीक है। यानी 2y माइनस 4x इक्वल टू 7 है, तो इसको अरेंज आप इस तरह कीजिए कि माइनस का 4x प्लस 2y इक्वल टू 7। और अब आप इसका स्लोप कैलकुलेट करना आपको आता है, आप बाय फार्मूला यूज कर लें, ठीक है। इसका स्लोप आपके पास m1 आएगा। फार्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है -4 और कोफिशिएंट ऑफ y है 2, तो माइनस माइनस प्लस 4/2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास m1 जो स्लोप है वो आ जाता है, जो हमारी गिवन लाइन थी इसका स्लोप है 2। अब आप यहां कंडीशन याद रखिए, इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हों तो m2 इक्वल टू m1 की कंडीशन यूज होगी। स्लोप्स हमेशा इक्वल होंगे पैरेलल लाइंस के, तो जो m1 का स्लोप है वही आपके पास m2 का स्लोप बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड स्लोप m2 आ गया, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट डी है परपेंडिकुलर टू, यानी अब हमें पहले हमने पैरेलल का कॉन्सेप्ट यूज किया, अब हम परपेंडिकुलर को समझेंगे। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास लाइन 1 है, यानी यहाँ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट इस तरह आ जाएगा कि दोनों लाइंस जो हैं वो 90 डिग्री बना रही होंगी, ठीक है। तो लाइन L1 हमारे पास गिवन है और L2 का हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो गिवन लाइन जो है उसको हमने L1 कंसीडर किया है कि गिवन लाइन है L1। अब हमारे पास 6x इक्वल टू y माइनस 3, तो आप इसको अरेंज कर लीजिए, 6x माइनस वाई इक्वल टू -3। और अब इसका आप स्लोप फाइंड आउट कीजिए। इसके स्लोप को हम m1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला है -a/b। माइनस a है 6 हमारे पास और b है -1, ठीक है। यहाँ देखें x और y के कोफिशिएंट्स को देख लीजिए कि हमारे पास यहाँ y का कोफिशिएंट है 1, तो 6 और 1 को हमने यूज कर लिया, माइनस माइनस प्लस 6 हमारे पास इसका स्लोप आ गया, जो गिवन लाइन थी m1 इक्वल टू 6। अब 4 परपेंडिकुलर लाइंस, यानी यहां कंडीशन यूज होगी, ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, ठीक है। 4 परपेंडिकुलर लाइंस, यानी अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ स्लोप m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1। ये कंडीशन आपको याद हो कि प्रोडक्ट ऑफ जो स्लोप्स है वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, -1 के, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो अब आपको m1 तो पता है, तो m2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1/m1। आप ये वाला फॉर्मेट भी याद रख सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस में स्लोप क्या होता है, एक तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी जो भी स्लोप m1 है उसको रेसिप्रोकल करें और उसका साइन चेंज कर दें, तो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो आप फर्स्ट वाली कंडीशन को याद रखें या सेकंड कंडीशन को याद रखें, दोनों सेम हैं। अब हम इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो m2 इक्वल टू -1/6। ये देख लीजिए कि जो हमारे पास m1 का स्लोप है, m2 का स्लोप उसका रेसिप्रोकल भी है और एडिटिव इनवर्स भी है। यानी एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं, जिसमें साइन चेंज होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर द x एंड y इंटरसेप्ट्स। अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में बात पढ़ी थी कि x और y इंटरसेप्ट्स का मतलब है कि लाइन जब x एक्सिस से गुजरती है तो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसे x इंटरसेप्ट कहते हैं और उसे हम a से रिप्रेजेंट करते थे, और जो y इंटरसेप्ट है वो उसे हम b से रिप्रेजेंट करते थे। अब हमारे पास एक लाइन गिवन है, हमें उसके इंटरसेप्ट्स को बताना है। तो इसके लिए आप अपनी लाइन को, यानी सबसे पहला वर्क ये हो सकता है इसमें कि आप इसमें इसको अरेंज करें, यानी जो गिवन इक्वेशन है उसको अरेंज करें। तो ये जो 2x की टर्म है इसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, -2x प्लस y इक्वल टू 6। अब आपके जहन में ये फॉर्मेट आना चाहिए, x/a
प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, यानी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी इस तरफ 1 है तो 1 कब आएगा, जब आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय क्या कर देंगे 6, यानी -2x डिवाइडेड बाय 6, y डिवाइडेड बाय 6 और 6 डिवाइडेड बाय 6, यानी हमने क्या किया डिवाइडेड बाय 6 कर दिया पूरी इक्वेशन को। तो यहां देखें 6 से 6 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, यहां 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी -x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। अब ये जो माइनस साइन है इसे आप डिनोमिनेटर के साथ लिखें, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x अपॉन -3 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल टू 1। आपके पास अब x इंटरसेप्ट के क्या बनता है, अब आपको खुद क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ x इंटरसेप्ट जो इसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं वो बन रहा है -3, और जो y इंटरसेप्ट है हमारे पास जिसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास क्या बन रहा है 6, ठीक है। तो ये हमारे x और y इंटरसेप्ट आ गए। हमने सिर्फ इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो सिमिलरली हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, पार्ट बी। अगेन हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको अरेंज करेंगे, यानी फर्स्ट स्टेप होता है अरेंज। -3x की टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, यानी +3x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब हमें क्योंकि इक्वल के इस तरफ 9 को हमें 1 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, होल इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 9। तो 3x डिवाइडेड बाय 9 y डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 9। तो यहां हमारे पास आ जाएगा 1, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो 1 इंटू एक्स, एक्स अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 9 इक्वल टू 1। और हमारे पास जो जर्नल इक्वेशन है वो अब आपको क्लियर है, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो x इंटरसेप्ट जो है हमारे पास वो हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल टू 3, और जो y इंटरसेप्ट है जिसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं वो आ गया 9, ठीक है। ये x और y इंटरसेप्ट निकालने का मेथड हो गया। नेक्स्ट इसका पार्ट सी देखें, सिमिलर बिल्कुल इसी पैटर्न पर आप इसको अरेंज करें, और अरेंज करने का तरीका क्या है कि x को हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा सोल्यूशन इसका, -x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब आपको पता है कि हमने 2 को क्या बनाना है 1, तो जब 2 को हमने 1 में चेंज करना है तो डिवाइडेड होल इक्वेशन बाय 2, तो मीन्स -x डिवाइडेड बाय 2 एंड y डिवाइडेड बाय 2 एंड देन 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ हम इस माइनस साइन को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, तो x अपॉन -2 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। और हमारे पास जो जर्नल इक्वेशन जिससे हमने कंपेयर करना है वो है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। सो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +2, ठीक है। तो ये हमारे x और y इंटरसेप्ट कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ईच केस शो दैट द पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। यानी यहाँ तो बताना है वो पैरेलल हैं, और पैरेलल नहीं होंगी तो फिर परपेंडिकुलर्स होंगी, और नाइदर, यानी फिर दोनों ही केस नहीं है, ना पैरेलल हैं ना परपेंडिकुलर हैं, तो नाइदर का केस है, ठीक है। 3 चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है। पेयर ऑफ लाइंस मींस 2 लाइन की इक्वेशंस गिवन हैं, और इससे प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करके आ रहे हैं, इफ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, और इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इक्वल टू -1। हमने दोनों केस जो है, हम ये 2 केस हम डिस्कस करके आ रहे हैं, उन्हीं से हमारा यहाँ वर्क होगा। सबसे पहले आप इन दोनों लाइंस का स्लोप निकालेंगे। आपने चेक करना है कि दोनों लाइंस अरेंज हैं
एक्स की टर्म है, वाई की टर्म में कांस्टेंट पहले लिखा है या इक्वल के उस तरफ लिखा है, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब आपने स्लोप निकालना है दोनों लाइंस का। तो पहले हम फर्स्ट लाइन L1 का स्लोप लेते हैं, स्लोप ऑफ L1, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे स्लोप ऑफ L2। और लाइन का स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, m1 माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, यही फार्मूला हम m2 के लिए यूज करेंगे, माइनस ए अपॉन बी। अब देखें, a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहां पे हमारे पास क्या है, 1, यानी -1। और b का कोफिशिएंट यानी b मीन्स y का कोफिशिएंट वो है -2, तो ये आ गया -2। देन हम लिख सकते हैं m1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/2, ये हमारा m1 आ गया। अब हम m2 का स्लोप कैलकुलेट करते हैं। a हमारे पास है x का कोफिशिएंट यानी -2, और b का कोफिशिएंट यहाँ y का कोफिशिएंट है 1, तो ये आ गया 1। तो हमारे पास m2 आ गया -2। अब देखें, क्लियरली नजर आ रहा है कि m1 और m2 इक्वल नहीं है। अब इक्वल होते तो हम यहाँ कह देते कि लाइन्स आर पैरेलल। अब इक्वल नहीं है तो हम इसको, यानी ये वाला जो केस नंबर 1 है, हमने इसमें चेक करते हैं। अगर हम पैरेलल के लिए चेक करते तो हमें ये m1 और m2 इक्वल नहीं है, यानी ये केस खत्म हो गया। अब हम केस 2 पे जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या होनी चाहिए, -1, यानी m1 मल्टीप्लाई बाय m2 को चेक करते हैं, ये होना चाहिए -1। तो अब हमारे पास देखें m1 m2 की जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगी, m1 हमारे पास क्या है 1/2 इंटू m2 हमारे पास क्या है -2 इक्वल टू -1। ये देखें 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास -1 इक्वल टू -1 आ गया। इट मीन्स के लाइंस क्या हैं, लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी यहां पे जो केस आ गया वो आ गया लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ जो था वो 2 था, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो जब लाइंस हमारे पास जो हैं वो -1 आ गई, तो हम कह सकते हैं कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर भी ना होती तो फिर ये नाइदर का केस होता, क्योंकि हमने दोनों केस चेक कर लिए। तो अगर दोनों केस में से कोई भी केस नहीं बनता तो फिर ये नाइदर का केस हो जाएगा। सिमिलरली इसका पार्ट बी अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट बी है कि दोनों के स्लोप्स कैलकुलेट करने हैं। तो अब हम स्लोप्स को कैलकुलेट करते हैं। m1 जो स्लोप है वो हमारे पास है -a/b, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ देखिए 3, यानी -3, और b है हमारे पास 4, तो ये m1 आ गया हमारे पास। अब हम m2 स्लोप को चेक करते हैं, -a/b, -a हमारे पास x का कोफिशिएंट देखें क्या है 1, और b यानी y का कोफिशिएंट है 3। अब हम इसको देख सकते हैं कि m1 और m2 जो है वो इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये पैरेलल का केस नहीं है। ठीक है, यानी केस हम इसका 1 बना लेते हैं पैरेलल के लिए। तो पैरेलल में आपने क्या चेक करना है कि m1 और m2 इक्वल तो नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब लाइंस आर नॉट पैरेलल। केस 2 में हम इनकी प्रोडक्ट को चेक करते हैं कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 का आंसर क्या आता है। m1 हमारे पास है -3/4 और -1/3। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो माइनस माइनस प्लस रिजल्ट आएगा 1/4। तो असल में ये क्या आना चाहिए, m1 इंटू m2 की जो प्रोडक्ट है वो क्या आनी चाहिए, -1, यानी ये केस नंबर 2 भी हमारा 2 नहीं हो रहा, ये भी फॉल्स हो गया। इसका मतलब है कि ना पैरेलल हैं और ना परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब हुआ कि बोथ लाइंस आर नॉट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर।
मे बी ये इंटरसेक्टेड हो या ये कोलिनियर हो, ठीक है, ये कोइंसिडेंट लाइंस हो, डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन ये पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। इट इज नाइदर की कंडीशन में आ जाएगा, इट इज नाइदर या नीदर, इसको जिस तरह भी आप जहन में रख लें, ठीक है। तो ये हमारा केस नंबर, इसका जो पार्ट बी था वो भी सॉल्व हो गया। नंबर 4 और पार्ट सी है। अगेन हमारे पास दो लाइंस हैं, तो लाइन हम 1 की बात करते हैं। तो लाइन 1 है हमारे पास 2x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसका स्लोप हमारे पास आ जाएगा m1 इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। तो m1 हमारे पास है -2 अपॉन -1, तो m1 हमारे पास स्लोप आएगा 2। अब हम लाइन L2 की बात करते हैं जो गिवन है 4x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप ये एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ हम स्लोप जब कैलकुलेट करते हैं वो है -a अपॉन बी फार्मूला हमारे पास, और -a है 4 और b है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कैंसिलेशन हो गई, 2 2 ज़ा 4, तो ये m2 की वैल्यू हमारे पास भी आ रही है 2। तो बोथ स्लोप्स क्या आ रहे हैं हमारे पास, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो अबव स्लोप्स आर इक्वल, यानी ये स्लोप्स जो हैं हमारे पास इक्वल बन गए। तो इक्वल जो कंडीशन होती है, यानी m1 m2 इक्वल टू 2 आ गए, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि लाइन्स आर पैरेलल। अब यहां मैं आपको एक हिंट भी बताता हूं, ठीक है, जो आपको काम आएगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप देखिए ये जो गिवन लाइंस हैं, इनके अगर आप ये वाला हिस्सा देखिए -2x माइनस वाई वाला, और इसका भी ये वाला पार्ट देखिए, ठीक है। कांस्टेंट को आपने छोड़ना है, कांस्टेंट का कोई काम नहीं, ये दोनों सिमिलर हैं। देखें अगर यहां से आप 2 कॉमन ले लें, ये आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्टिव में 2 लाइंस दी हैं तो आप इतना काम नहीं करेंगे, आप जस्ट उसको देख के बता सकते हैं कि ये पैरेलल हैं। तो देखिए यहां से अगर आप 2 कॉमन लेते तो ये क्या बन जाती लाइन, 2x माइनस वाई। ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सिमिलर होगा। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो हाँ, मल्टीपल में 2 3 4 हो सकता है कि लाइन जो है वो उतने टाइम्स बड़ी या छोटी हो सकती है, लेकिन लाइंस पैरेलल होंगी अगर उनके ये जो फर्स्ट x और y वाला जो पार्ट है ये उनका सिमिलर हो। यानी पैरेलल लाइंस की एक कंडीशन होती है कि अगर आप उसको इस तरह थोड़ा सा और अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, तो उसमें a1x प्लस b1x, ठीक है, या b1y, ठीक है, ये, और c आपके पास c1 कुछ भी हो सकता है। दूसरे में भी आपके पास ये a1x प्लस b1y और c2, नंबर कांस्टेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये जो पैच है उसका ये सेम होगा। मल्टीपल में कोई नंबर प्लस माइनस में हो सकता है कि लाइंस आर पैरेलल में लेंथ उनकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो पैरेलल होंगी, ठीक है। तो इस कंडीशन से आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासिस थ्रू द पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, और हमें इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आपको फॉर्मेट सिर्फ याद करना है, यानी अगर 2 पॉइंट से वो लाइन पास कर रही है तो हम उसकी इक्वेशन किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो गिवन फॉर्मेट है उसे कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म, यानी ये आपको नाम से याद हो जाएगा कि 2 पॉइंट्स गिवन है, तो 2 पॉइंट फॉर्म को आप याद करेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म है हमारे पास y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, ठीक है। सेम x वाला पार्ट है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास है 2 पॉइंट फॉर्म, और हमारे पास पॉइंट्स गिवन हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है x1 और y1, और जो सेकंड पॉइंट है वो है x2 और y2। आप ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे और हमारी इक्वेशन मिल जाएगी हमें।
y माइनस वाई वन, तो y1 है हमारे पास 0, फिर y2 माइनस y1, y2 है 6 और y1 है 0, x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू है 0 और x2 माइनस x1 है 2 माइनस 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा y अपॉन 6 और यहाँ आ जाएगा x अपॉन 2। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 2 मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा 2y और 6 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा 6x। ठीक है, और अब अगर इस 2 को हम डिवाइड में शिफ्ट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6x डिवाइडेड बाई 2, तो 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू 3x। अच्छा, अब आपको ये बात यहाँ एक और चीज़ मैं बताता चलूँ जो आपको याद रहनी चाहिए। अगर जस्ट x और y आ रहे हैं, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये लाइन जो है वो पास कर रही है, लाइन पास थ्रू ओरिजिन। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास लाइन में जस्ट x और y आ रहे हैं तो इसका आप मतलब क्या लेंगे कि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, जहाँ 0,0 होते हैं कोऑर्डिनेट। तो आप देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में भी जो पहला पॉइंट है वो ओरिजिन ही दिया हुआ था 0,0। तो हम इक्वेशन देखकर भी बता सकते हैं कि ये लाइन, मतलब अगर 2 या 3 लाइंस आपको दे दी जाएं और उसमें कहीं कांस्टेंट नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही। जस्ट y और x हैं, y इक्वल टू x है या y इक्वल टू 4 टाइम्स x है, प्लस या माइनस है, लेकिन जस्ट x और y की टर्म्स हैं, देन इट पास थ्रू द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है। अगेन हमारे पास पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं और हमें इक्वेशन इसकी लिखनी है, तो हम सेम फार्मूला यूज करेंगे। 2 पॉइंट्स हैं तो फर्स्ट पॉइंट को हम x1 और y1 कंसीडर कर लेंगे और सेकंड पॉइंट को x2 और y2 कंसीडर कर लेंगे। और हम जो फार्मूला यूज कर रहे हैं उसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, नेम से आप अपनी इन फॉर्मेट्स को याद कर लें। 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास है y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय y2 माइनस वाई वन इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। y माइनस वाई वन, तो y1 है 0 और y2 माइनस y1 हमारे पास है 5 माइनस 0। ठीक है, अब हमारे पास जो है x की वैल्यू है तो x एज इट इज माइनस x1 है हमारे पास 1 और x2 माइनस x1 है 2 माइनस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। y माइनस 0 y और 5 माइनस 0 जस्ट 5, x माइनस 1 एज इट इज और 2 माइनस 1 हमारे पास है 1। अब हम बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो y इंटू 1 जस्ट y हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 से, तो y इक्वल टू 5x माइनस 5। ये देखिए यहाँ पर ये एक तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट फॉलो हो रहा है। ठीक है, मैंने जो आपको बताया था y इक्वल टू mx प्लस c या b आप यूज कर लें। ये स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म है, इसे भी याद होना चाहिए। और अब इसके साथ देखें कांस्टेंट टर्म आ रही है, इट मींस कि ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जो उस पेयर ऑफ पॉइंट से हमने फाइंड आउट की है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासिस थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट गिवन है हमारे पास और हैविंग स्लोप यानी m पता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास गिवन में उसने हमें बता दिया कि एक गिवन पॉइंट है यानी a, ये a की पॉइंट है अब हमारे पास, जिसको हमने x1 और y1 कंसीडर करना है और हमारे पास स्लोप गिवन है वो है 4। तो पॉइंट और स्लोप इन्हीं से इसका नाम बन जाएगा। इसे हम कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म कह लें, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी जो चीज गिवन है उसी को जहन में रखें। ठीक है, अब यहां इस फॉर्मेट को लिखा जाता है y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस x1। इस फॉर्मेट से आपके पास आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन तैयार हो जाएगी। y माइनस वाई वन की वैल्यू देखें क्या है 2 और m यानी 4,
x माइनस x1 और x1 की वैल्यू है 1। तो ये इक्वेशन आपकी रेडी है, बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। y माइनस टू इक्वल टू 4x, 4 वन ज़ा 4, और -2 को आप शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगी 4x माइनस 4 प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 4x माइनस 2। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन। और इसको अच्छा कहते हैं, एक और चीज़ भी जहन में रखिएगा, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, ठीक है। यानी इसमें x और y दोनों वेरिएबल आ रहे होते हैं, तो इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कहते हैं ऑफ टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका पार्ट बी है। अगेन हमारे पास एक पॉइंट है, पासिंग पॉइंट, और एक स्लोप, हमारे पास लाइन का जो स्लोप है वो गिवन है। तो अब हम इसको इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यानी जो हमारे पास गिवन में आ रहा है वो फर्स्ट पॉइंट है -1, -2, जिसे हम कंसीडर करते हैं x1 और y1। फिर हमारे पास स्लोप गिवन है जो है -12, ठीक है। और हमें इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम यूज करते हैं बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम इस डेटा को यूज करके अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन रेडी करेंगे। और ये इक्वेशन है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। जो गिवन वैल्यूज हैं वो पुट कर लें। y माइनस y1, तो y1 है -2, और स्लोप है -1/2, और x माइनस x1 है हमारे पास -1, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -12, और ये x माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 इंटू वाई प्लस 2 माइनस, और ये -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो हमारे पास आ जाएगा -x और माइनस प्लस -1, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2y एंड 2 2 ज़ा 4, -x और -1। अब हम शिफ्ट कर देते हैं 4 की टर्म को, तो -x -1, ये 4 आप शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा -4। तो 2y -x -5, ठीक है। आप आंसर को यहाँ भी लिख सकते हैं और बिल्कुल जनरल फॉर्म में जो है वो चेंज करके आप उसको तब भी लिख सकते हैं इस तरह कि y इक्वल टू -x -5 डिवाइडेड बाई 2। देन आप इसको एलसीएम ब्रेक करें, -x डिवाइडेड बाई 2 एंड -5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और फिर इसको आप इस रिक्वायर्ड पैटर्न पे लिख सकते हैं, -1/2x और -5/2। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 और पार्ट सी है हमारे पास गिवन में, फिर अगेन पॉइंट और स्लोप है। तो जो पॉइंट ए है हमारे पास -3,5 कंसीडर एज x1 और y1, ठीक है। और स्लोप हमारे पास m है -3, और हमें फाइंड करनी है इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है हम इसमें पुट कर देते हैं। y माइनस y1, और y1 की वैल्यू है 5, m हमारे पास है -3, x माइनस और x1 है -3। तो यहां से हमारे पास y माइनस 5 -3, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3। और अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y माइनस 5 -3x माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9। तो y माइनस 5 इक्वल टू, अब देखिए हम -5 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पर, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी -3x -9 प्लस 5। तो देन y इक्वल टू -3x -4, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई। यहाँ फिर वही कॉन्सेप्ट है कि अगर ऑब्जेक्टिव में आपको दिया जाए
कि इस लाइन का स्लोप क्या है, तो आप इसको फौरन इस पॉइंट को जहन में रखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप है, यानी यहाँ पर स्लोप क्या है -3, और इन y इंटरसेप्ट क्या है -4। तो ये साथ साथ ऑब्जेक्टिव की भी आपको तैयारी करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट एग्जिस्ट y इंटरसेप्ट, यानी हमें उसका y इंटरसेप्ट पता है और उसका स्लोप m पता है। ठीक है, जैसे पार्ट ए में आपके पास लिखा हुआ है। तो देखिए कई दफ़ा इसी एक्सरसाइज में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप स्ट्रेट लाइन की जर्नल फॉर्म लिखें, यानी जर्नल जो फॉर्म है हमारे पास, जर्नल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन की जर्नल फॉर्म को आप लिखें तो आपको खुद क्लियर होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m भी गिवन है और c भी गिवन है, तो y इक्वल टू m है 2x और c है 2। ये आपके पास इक्वेशन आ गई स्ट्रेट लाइन, यानी आपको y इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो इसको हम जर्नल फॉर्म भी कहते हैं और इसको y इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप y इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से याद रखिए, इसको इस जर्नल फॉर्म के तौर पे याद रख लें या y इंटरसेप्ट। जब आपको क्वेश्चन में y इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप गिवन है तो आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्म से इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए पार्ट बी है, अगेन हमारे पास जो है वो y इंटरसेप्ट गिवन है, यानी ये जो c है इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, ये y इंटरसेप्ट गिवन है और साथ ही आपके पास स्लोप भी गिवन है। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है या इक्वेशन है वो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ वैल्यूज को पुट कर दें, m हमारे पास है 8x प्लस c है 4, तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। सेम इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट c है, हम इसमें भी यही फॉर्मेट यूज करेंगे, इसको हम y इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, मैं मल्टीपल नेम यूज कर रहा हूँ ताकि आपके जहन में सारे कॉन्सेप्ट हों। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अच्छा इस c की जगह पर अक्सर दफ़ा y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी भी लिखा हुआ होता है, तो यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। आप अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, m हमारे पास है -4x प्लस c है 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू -4x प्लस 1/2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन रेडी हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है, उसको 3 अलग अलग फॉर्मेट्स में हमने ट्रांसफॉर्म करना है। फर्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको हमने कई बार यूज कर लिया। सिमेट्रिक फॉर्म अभी हम फर्स्ट टाइम यहाँ यूज करेंगे, मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया है कि हमने उसको इस फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करना है। और सी जो है वो पार्ट है नॉर्मल फॉर्म, और उसका भी हमारे पास पैटर्न मैंने लिख दिया है, यानी ये तीनों फॉर्मेट्स आपको याद होंगे तो आप उनमें ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। तो ट्रांसफॉर्म करने की जो टेक्निक है वो हमारे पास क्या है, इसको आप अब समझें कि गिवन जो आपके पास है वो एक लाइन है 7x माइनस 10y प्लस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को आपके पास ax प्लस by प्लस c, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म है जो 2 वेरिएबल x और y जिसमें इन्वॉल्व हैं। यहाँ से आपके पास देखें a b c की वैल्यूज आ जाएंगी, ये मैं पहले निकाल रहा हूँ, बाद में हम इसको चेंज करना शुरू करेंगे। a हमारे पास 7 हो जाएगा, b हमारे पास -10 हो जाएगा और c हमारे पास 13 हो जाएगा। ठीक है, ये a b c आ गया। अब हम पार्ट ए की तरफ चलते हैं। जो हमारा पार्ट ए है उसमें हम इस इक्वेशन को 7x माइनस 10y प्लस 13 इक्वल टू 0, ठीक है, और हमें इसको चेंज करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसको y इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो चेंज करने का तरीका ये है कि आप -10y, y की वैल्यू को एक तरफ रखें, x और कांस्टेंट को शिफ्ट कर दें राइट साइड पर, -7x माइनस 13। ठीक है,
देन आप y का जो कोफिशिएंट है इससे आप डिवाइड करवा दें पूरी इक्वेशन को, तो डिवाइडेड बाय -10, तो -10y डिवाइडेड बाय -10, -7 डिवाइडेड बाय -10x और -13 डिवाइडेड बाय -10। तो यहाँ आप देखेंगे कि -10 से -10 कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास आ जाएगा y, माइनस माइनस देखें दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 7/10x और माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएंगे यहाँ पर, तो 13/10। अब ये आपके पास फर्स्ट जो थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 और पार्ट बी है जिसमें हमें अपनी गिवन इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है सिमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो पहले हमें ये समझना है कि सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और पहले देखिए हम एक फॉर्मेट पढ़ चुके हैं, वो है y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1। थोड़ा सा डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ m है स्लोप आपके पास। ठीक है, m जो है वो हम स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, और m का मतलब क्या होता है आपके पास कि डेल्टा y चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। ठीक है, तो y ओवर x यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के। तो आप अपने स्लोप को टेंजेंट थीटा भी कह सकते हैं, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या होता है, इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन, कि लाइन x और y एक्सिस पर क्या एंगल बनाती है, कितना इंक्लाइन करती है। तो एक और चीज आपकी नॉलेज में यहाँ इजाफा हो जाएगा कि m इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और फर्दर आप ये जानते हैं कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, तो यानी अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो y माइनस y1 इक्वल टू m की जगह पे आपके पास आ गया माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा x माइनस x1। तो अगर आप थोड़ी सी इसकी अरेंजमेंट कर लें, तो अरेंजमेंट में साइन थीटा को यहाँ डिवाइड में ले आइए, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और इसी तरह इसको लिख सकते हैं x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ हम इसको इस तरह लिख सकते हैं x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ये हमारे पास सिमेट्रिक फॉर्म भी कहलाती है। ठीक है, इसका एक और नाम है पैरामेट्रिक इक्वेशन, यानी ये फॉर्मेट मैंने आपको पहले तो डिज़ाइन करना या उसको ड्रॉ करना सिखा दिया कि ये है सिमेट्रिक फॉर्म, यानी आपको पता हो कि हमने ये कैसे फाइंड आउट की है। अब इसमें क्योंकि देखें x, y और थीटा आ रहा है, इसी वजह से हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं। ये आपके पास यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म के नाम से भी आ जाती है। अच्छा, इसी चीज को हम इस तरह भी लिखते हैं कि क्योंकि दोनों रेशियोज इक्वल हैं, तो दोनों रेशियोज इक्वल हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस x1 कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 साइन थीटा। यानी अगर आपके पास, अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन हो x1 y1 और एंगल गिवन हो, तो आप इस सिमेट्रिक फॉर्म से भी अपनी इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं पढ़ा कि जिसमें एंगल गिवन हो और पॉइंट गिवन हो तो आप अपनी इक्वेशन बना सकते हो। तो यानी यहाँ पर सिमेट्रिक फॉर्म में आपके लिए अगर आपको एक पॉइंट यानी x1 और y1 पता है, ठीक है, और आपको थीटा यानी एंगल पता है, तो आप उससे अपनी इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको ट्रांसफॉर्म जो करना है, यानी जो हमारी गिवन इक्वेशन है, अब हम उस बात की तरफ दोबारा रिटर्न करते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारी देखें गिवन इक्वेशन थी 7x माइनस 10y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये टू वेरिएबल की स्ट्रेट लाइन की जर्नल फॉर्म है। तो इट मीन्स कि a आपके पास है 7, b आपके पास है -10 और जो c है हमारे पास
वो है 13, ठीक है। अब यहाँ पर जो x1 y1 आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, फिर cos थीटा और sin थीटा, यानी हमें ये जो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, इसके लिए आपको कुछ चीजें याद रखनी है। यानी जैसे x1 जो है आपके पास, ये जो पॉइंट है गिवन, अब क्योंकि अभी हमें दिया नहीं हुआ तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, x1 y1, ठीक है। तो x1 का फार्मूला हमारे पास जो है वो बन जाएगा c अपॉन a, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास y वाला फार्मूला है वो बन जाएगा c अपॉन b। ये इससे आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, पॉइंट निकाल सकते हैं इजीली। अब वो पॉइंट हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो c हमारे पास है 13 और a हमारे पास है 7, ठीक है। देन c हमारे पास है 13 और b है -10, ठीक है। ये हमारा हो गया पासिंग पॉइंट, यानी एक प्रॉब्लम यहाँ रिजॉल्व हो जाती है। फिर हमें चाहिए होता है यहाँ पर साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा के लिए आप फार्मूला को याद कीजिए कि उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो b हमारे पास गिवन है -10 और अंडर रूट ए स्क्वायर हमारे पास यानी 7 स्क्वायर और प्लस b का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, -10 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो -10 और √7 का स्क्वायर है 49 और 100, ठीक है। तो ये हो गया 149। अब 149 का अगर आप रूट कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाता हमारे पास एज इट इज ही है, ठीक है। 7 स्क्वायर 49 और 100, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा -10 अपॉन अंडर रूट 149, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जो है वो साइन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो साइन अल्फा या साइन, या आप थीटा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अल्फा यूज़ करना हो तो अल्फा यूज़ कर लें, अदरवाइज आप यहाँ थीटा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा, इसका फार्मूला हमारे पास a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7, और देखें इसके नीचे भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसके नीचे भी अंडर रूट क्या आ जाएगा, 149। तो ये हमारे पास साइन कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सारी वैल्यूज आ गई। इसी तरह पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब आप अपनी सिमेट्रिक फॉर्म में पुट कर दें, पुट वैल्यूज, तो ये हमारी यहाँ से इक्वेशन तैयार हो जाएगी। x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हम चेक कर लेते हैं कि x1 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 13/7। तो यहाँ आ जाएगा 13/7। और cos थीटा, अगर तो देखिए हम चाहते हैं हम ये रेशो भी cos थीटा का पुट कर सकते हैं, जो हमारे पास गिवन आ रहा है -10/√149, ठीक है। और हम इसमें एंगल निकाल के भी पुट कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरह से आपको बता देता हूँ। पहले यहाँ y माइनस y1 में वैल्यू पुट कर लेते हैं। y1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 7/√149, ठीक है। और यहाँ हमारे पास अब देखें cos थीटा और sin थीटा में अगर हमने एंगल निकाल के पुट करना है तो फिर हमें एक वर्किंग थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी कि हम ये जानते हैं कि टेंजेंट थीटा इक्वल है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू है 7/√149 और cos थीटा की वैल्यू है हमारे पास -10/√149। तो ये दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 7/-10, ठीक है। तो इसका इन्वर्स कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं कि टेंजेंट इन्वर्स जो है हमारे पास -7/10 का ये एंगल क्या बनता है, ठीक है। तो ये एंगल आता है 34.9, ठीक है। तो ये 34.9 को हम अप्रोक्सीमेट जो है वो 35 डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम डिनोमिनेटर में, अच्छा यहाँ एक गलती ये हो गई है कि मैंने y की वैल्यू को
13/-10 था, मैंने y1 की वैल्यू को, ये y1 की वैल्यू मैंने गलत पुट कर दी। y1 की वैल्यू हमारे पास है 13/-10, तो वो लिखी जाएगी इस तरह आपके पास 13/-10, ठीक है। और cos थीटा, अब मैं cos थीटा एज इट इज़ रहने देता हूँ, उसकी जगह एंगल 35 डिग्री, और साइन एज इट इज़ और एंगल 35 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट जनरेट हो जाएगा इसका x माइनस 13/7 cos 35, और इसी तरह ये आ जाएगा y माइनस माइनस प्लस 13/10 और नीचे साइन 35, ठीक है। ये हमने इसको सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लिया। हम इनके रेशो भी रख सकते थे, यानी हम साइन थीटा कॉस थीटा का जस्ट जो रेशो आ रहा है वो भी रख सकते थे, और हम उसका एंगल निकाल के भी पुट कर सकते थे, क्योंकि बुक में उन्होंने इस तरह दिया है, तो इसलिए मैंने आपको मतलब 100% कोशिश की है कि जो बुक का कॉन्सेप्ट है वो आपको डिलीवर कर दूं। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी है कि हमने अपनी गिवन इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है नॉर्मल फॉर्म में, इसी को परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पता है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, और इसको ट्रांसफॉर्म करने का फॉर्मूला मैंने लिखा है ax/r प्लस by/r प्लस c/r, ठीक है। और r को कैलकुलेट हमने करना है, ये प्रीवियसली भी हमने इसको कैलकुलेट किया था कि a की वैल्यू है हमारे पास 7² और प्लस b की वैल्यू है -10², तो ये हमारे पास आ जाएगा 149, ठीक है। तो बस आपके पास जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करें, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, a यानी 7x डिवाइडेड बाय √149 प्लस b हमारे पास वही है -10 और y डिवाइडेड बाय 149, ठीक है। c हमारे पास सेम 13 है और डिवाइडेड बाय 149, ये इसकी परपेंडिकुलर फॉर्म कहलाती है। तो इसको हम एक दफ़ा फिर स्टेप को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 149 प्लस माइनस माइनस 10y और √149। अच्छा, इसका बुक में जो आंसर है वो रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो ये करेक्शन के साथ मैंने आपको बता दिया है कि परपेंडिकुलर फॉर्म में किस तरह चेंज करते हैं। ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है इसका, जिसमें आप इजीली इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे परपेंडिकुलर फॉर्म में।